अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि मेथड एंड अप्रोचेस के बारे में, लैंग्वेज टीचिंग के दौरान यूज़ की जाने वाली कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और वो अप्रोचेस जो पहले से यूज़ की जा रही थी वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं स्टिल अभी तक, क्या वो यूज़ की जा रही हैं, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ईजी लेसन है, लेकिन देखें याद करने वाली चीज़ें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, टीचिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है। इस बुक में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी थेरीज़ बताई गई हैं, और अगर हम उन थेरीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तो उन्हें याद नहीं करेंगे, तो हमारे माइंड में वो कभी भी नहीं बैठेंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगी, आप लोगों ने उन्हें अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, टॉपिक 51 देख लेते हैं, जिसमें द कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात की गई है। अब कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में एक नॉर्मल सी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में वाइडली एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेज है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कम्युनिकेशन एक आम सी बात है। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच में यही बताया गया है कि एवर ग्रोइंग नीड फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हैज़ क्रिएटेड ए ह्यूज डिमांड। और ऑब्वियस सी बात है उसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड की जाने वाली अप्रोच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इसका आगाज़ कब हुआ था। 1970 से इसका आगाज़ हुआ था। ठीक है, इट्स इंसेप्शन इन द 1970s। उसके अलावा बताया गया है कि CLT हैज़ सर्व्ड अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, CLT कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, उसके अलावा मेथड्स जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, वो काफ़ी नहीं थे अब लैंग्वेज टीचिंग के लिए, टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए। इसलिए एक लेवल पर जाकर कम्युनिकेशन की ज़रूरत हुई और कम्युनिकेटिव अप्रोच की डिमांड आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि इट शोव्ड डिससेटिस्फेक्शन विद अर्लियर अप्रोचेस। तो यहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। इनका मानना ये था कि जो अर्लियर अप्रोचेस हैं उनका ज़्यादा फोकस होता था आउटपुट पर। ठीक है, यानी कि उन्हें प्रोडक्ट पर उनका फोकस होता था रैदर देन अ प्रोसेस। लेकिन अगर हम प्रोसेस से गुजरेंगे तभी जाकर हम किसी चीज़ में ज़्यादा प्रोफिशेंट होंगे। तो ये बात पहली अप्रोचेस के बारे में बताई गई है। ठीक है, जबकि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो थी उसका ये बिल्कुल फोकस नहीं होता था। उसमें पहले प्रोसेस को फॉलो किया जाता था, लोग एक दूसरे से मिलते थे, कम्युनिकेशन करते थे, तो इस तरह से लैंग्वेज में उनके एरर दूर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर इन्फ्लुएंस बताया गया कैंडलिन और विडोसन जो था, दे हैविली रिलाई ऑन द वर्क ऑफ ब्रिटिश फंक्शनल लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने एक साथ काम किया है, तो यहाँ से भी बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज का कितना ज़्यादा मेजर इन्फ्लुएंस है। उसके बाद एम ऑफ CLT का क्या एम है। CLT कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है ना, तो उसमें बताया गया है मेक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, जब हम लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन अप्रोच की भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को जस्ट एक दफ़ा इनका कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में बिठाना है। इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका सिनोनिम निकालें, आप लोगों को इजीली कॉन्सेप्ट में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और इजीली आप लोग अपना शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक की बात की गई है। अब स्ट्रॉन्ग वेरिएंट और वीक वेरिएंट में क्या होता है। स्ट्रॉन्ग वेरिएंट जो होता है वो फोकस करता है ऑन यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू लर्न इट। ठीक है, हमने सीखने के लिए लैंग्वेज को हम इसके यूज़ पर फोकस करते हैं। जबकि वीक वेरिएंट क्या होता है कि लैंग्वेज इसलिए सीख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उसको यूज़ करना आता है कोई पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक तो वीक पर्पज़ हो गया, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं होती जिसकी वजह से हम लैंग्वेज सीख नहीं पाते। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक वेरिएंट का डिफरेंस है, आपने ये याद रख लेना। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ CLT बताया गया है। अब इसमें क्या है कि लर्नर्स लर्न अ लैंग्वेज थ्रू यूजेज एंड कम्युनिकेशन। उसके अलावा ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन शुड बी द गोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। ठीक है, थ्रू क्या होता है, एरर्स एनालिसिस होता है। ठीक है, उसके अलावा फ्लुएंसी आपकी बेस्ट होती है। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, एक दफ़ा रीड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई वर्ड मुश्किल लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स। उसके अलावा मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताया गया, इसके कौन से फंक्शन है, हॉलिडे के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, इंटरेक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। एक दफ़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात की गई है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव प्रोसेस सच एज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेगोशिएट ऑफ मीनिंग एंड इंटरेक्शन। ठीक है, ये सारी बातें हैं एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा रोल ऑफ लर्नर। ठीक है, लर्नर जो होता है इसमें एक्टिव रिसिपेंट होता है, ना कि वो पैसिव रिसिपेंट होता है, क्योंकि वो खुद कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो वो अपने एरर्स को खुद भी एनालाइज करता है और उनको सीखने की कोशिश करता है बेटर वे में लैंग्वेज को। ठीक है, उसके अलावा रोल ऑफ टीचर, वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, पार्टिसिपेंट। उसके अलावा ऑर्गेनाइज करता है मटेरियल को, रिसर्चर भी
होता है, नीड एनालिसिस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो रोल्स ऑफ टीचर के बारे में बताए गए हैं। उसके अलावा रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, उन्होंने कहा है कि ये ऑथेंटिक होना चाहिए और लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और ग्राफिक और विजुअल सोर्स में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या आ जाता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कुछ तनकीदी पजीराई की गई है, ठीक है, कुछ तनकीद की गई है। अब वो क्या है कि उनका कहना है कि कोई सिंगल अप्रोच तो आ गई है जो कि कम्युनिकेशन अप्रोच है, लेकिन बहुत सारे इसमें वेरिएशन है। कोई सिंगल, कोई यूनिफॉर्म, कोई ऑथेंटिक अप्रोच नहीं है। उसके अलावा इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। डिफ़िकल्ट है टू इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। डिमांड्स होना टीचर, ठीक है, टीचर्स और यूज़र्स नहीं मिलते उस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारे इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, इसको आपने याद कर लेना। उसके बाद टॉपिक 52 में टास्क बेस्ड लर्निंग टीचिंग है। इसको मैंने पहले काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया है। इसमें क्या होता है कि टीचर टास्क देती हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उन टास्क को फुलफिल करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया, इट मेक्स द यूज़ ऑफ टास्क एज द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ फोकस ऑन क्लासरूम प्रोसेस। ये भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब अजम्पशन ऑफ TBL क्या है, ये एम्फोसाइज करता है कम्युनिकेशन और मीनिंग के ऊपर। उसके अलावा एक्टिविटीज़ और टास्क जो होते हैं वो रिलेट करते हैं रियल लाइफ कम्युनिकेशन नीड्स से और पेडागोजिकल पर्पसेस से। अब रियल लाइफ कम्युनिकेशन नीड्स क्या होते हैं, ये असल में डिफ़ाइन करता है डेफिशिएंसी स्कोर, प्रॉब्लम स्कोर और आइडेंटिफाई करता है सॉल्यूशन को, ठीक है, जो कि नीड एनालिसिस में आ जाता है। उसके अलावा अगर हम पेडागोजिकल पर्पस की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है स्किल में, ठीक है, इसके थ्रू हम स्किल अपना डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी बातें इसमें हैं, ठीक है। उसके अलावा बताया गया द डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क डिपेंड ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, मे बी ये गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी इसकी अजम्पशन है TBLT की। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क आ जाता है। टास्क में क्या होता है, कोई को टास्क दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बताया कि एक पज़ल सॉल्यूशन, पज़ल का फाइंड करना है, ठीक है, पज़ल को सॉल्व करना है। तो ये एक टास्क है, इसका भी फोकस होता है मीनिंग के ऊपर, ठीक है। एज MCQs आ सकता है आप लोगों को, डेफिनेशन के तौर पर आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद टास्क इन्वॉल्व 2 और मोर लर्नर्स एंड कॉल अपॉन द लर्नर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, इट हैज़ एन आउटकम, ठीक है। तो ये इसका बताया गया। ऑब्वियसली बात है, जब आपको टास्क मिलता है आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको उसका कोई अच्छा आउटकम मिलता है। सिलेबस इन TBLT, अब उसमें 2 टाइप ऑफ टास्क आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास रियल वर्ल्ड टास्क आ जाता है और पेडागोजिकल टास्क आ जाता है, ठीक है। बताया गया कि ये बेस्ड करता है नीड एनालिसिस के ऊपर, जबकि दूसरा बेस्ड करता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। नीड एनालिसिस का मैंने बताया कि एरर्स को डिटरमिन करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टास्क बताए गए हैं, मज़ीद उसके टास्क बताए गए हैं। जिक्सा टास्क में कौन से आ जाते हैं, या आप लोगों से क्विज़ में आ सकता है। 1 वे 2 और 2 वे जो है उसमें कौन से हैं टास्क, वो भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अब रोल ऑफ़ लर्नर जो होते हैं वो क्या करते हैं, लर्नर क्या होता है कि वो ग्रुप पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, उनमें पार्टिसिपेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ़ टीचर, वो सिलेक्टर होता है, वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को। तो ये आपने जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आप लोग जस्ट वो भी लिख लेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा रोल ऑफ़ टीचिंग मटीरियल, ठीक है, सफिशेंट सप्लाई ऑफ एप्रोप्रिएट क्लासरूम टास्क, ठीक है। मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आगे जाके मटेरियल और मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोसीजर, उसमें बताया गया पहले प्री टास्क, फिर टास्क और उसके बाद पोस्ट टास्क एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में होता है। उसके बाद इस पर भी क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, तनकीदी पजीराई है, ठीक है। अब वो कौन सी है, टास्क प्रोवाइड बोथ द इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। उसके अलावा टास्क एक्टिविटी एंड अचीवमेंट आर मोटिवेशनल, ठीक है। इस पर एक तरह से पॉजिटिव क्रिटिकल अप्रिसिएशन की गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये भी आपने 1-2 पॉइंट जस्ट रीड कर लेना है, वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा। अब साइलेंट वे में क्या होता है, साइलेंट वे डिवाइस किया गया था गेटिग्नो के थ्रू। इसमें क्या होता था कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहते थे और स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो इसका मेन फोकस जो होता है वो स्टूडेंट के बोलने पर होता है, ठीक है, स्टूडेंट के चीज़ें प्रोड्यूस करने पर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया इट मेक यूज़ ऑफ कलर चार्ट्स एंड द कलर क्यूजिनेयर रोड्स, ठीक है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। अब अजम्पशन में बताया गया है कि लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड इफ़ द लर्नर डिस्कवर क्रिएट रादर देन रिमेंबर एंड रिपीट्स, ठीक है। तो जब लर्नर खुद डिस्कवर करेगा ऑटोमेटिकली वो बेटर वे में स्किल गेन कर सकेगा, ठीक है। तो ये 1-2 पॉइंट जस्ट आप लोगों को जो डिफ़िकल्ट पॉइंट लगता है उसको साइड पे रखें। उन्होंने आप लोगों से एग्जाम में ये नहीं कहना कि वो जो डिफ़िकल्ट पॉइंट था वो वाला लिख के दिखाएं, आप लोग डिफ़िकल्ट पॉइंट को ईजी वे में खुद से जनरेट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद अप्रोच ऑफ लर्निंग में क्या है, स्पिरिट ऑफ द लैंग्वेज।
अब यहाँ बताया गया कि व्हाट मैटर इज़ ग्रेस्प द स्पिरिट ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज ग्रेस्प करें रेदर देन आप लोग जो है वो कंपोनेंट फॉर्म्स के ऊपर फोकस करें। आप बेहतर है कि आप स्पिरिट ऑफ लैंग्वेज को देखें, उसको पकड़ने की कोशिश करें। अब स्पिरिट किस तरह से हो सकता है, आप फोनोलॉजिकल या सुप्रा सेगमेंटल एलिमेंट्स देखें जिनमें हमारे पास साउंड सिस्टम आ जाता है, मेलोडी आ जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग जहन में रखेंगे तो आप लोग बेटर वे में लैंग्वेज गेन कर सकते हैं। ये एक लैदा थ्योरी है, मैं आप लोगों को जो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ इट मीन्स कि वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इग्नोर हो जाते हैं, जो फैक्टर्स कुछ वर्ड्स इग्नोर हो जाते हैं, डजंट मीन कि वही एग्जाम में आएंगे वही आपने करना है। आप जस्ट उनका मीनिंग सर्च करें, सिनोनिम उनका निकालें, आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। अब साइलेंस में वही बताया गया, ये बेस्ट व्हीकल है लर्निंग के लिए, ठीक है। अब डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्टिव के टू गिव बिगनिंग लेवल स्टूडेंट्स ओरल एंड ओरल फैसिलिटी, ठीक है। उसके अलावा इनका गोल क्या होता है कि नेटिव लाइक स्पीकर के ज़रा थोड़े करीब हो जाते हैं, यानी कि उनकी तरह की फ्लुएंसी इनमें आ जाती है। मास्टरी ऑफ द प्रोसोडिक एलिमेंट ऑफ L2, यानी कि लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। तो ये पॉइंट्स इसके भी हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करी, आप लोग इसे पढ़िएगा खुद। अब लर्नर जो होता है इस मामले में बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जबकि टीचर का इसमें बड़ा कम रोल होता है। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल होती है। अब हमारे पास 52 आ जाता है, इसमें बायलिंगुअल मेथड की बात की गई, डिवाइस किया गया था डॉक्टर CJ डॉटसन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, टू इम्प्रूव ऑडियो लिंगुअल मैथड, ठीक है। इट इज़ आल्सो रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मैथड, ठीक है। डायरेक्ट मैथड में हम क्या करते थे, हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी होती थी और हम अपनी मदर टंग यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। या आपने इसका क्विज़ याद रखना है, आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे, जबकि बायलिंगुअल मेथड में हम थोड़ी बहुत फ़र्स्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आकर एक अजम्पशन आ जाती है, वो क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बहुत ज़्यादा लिंक करता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या करते थे कि हम अपनी मदर टंग और अपनी जो टारगेट लैंग्वेज होती थी उन दोनों को ट्रांसलेट करते थे, उनके सेंटेंसेस को, और फिर लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते थे। लेकिन बायलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि हम सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं सिर्फ उनको ट्रांसलेट करते हैं अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में, अदरवाइज़ हम सेकेंड लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्स्ट लैंग्वेज को भी इग्नोर नहीं करते। तो ये इसमें एक डिफरेंस बताया गया, आप लोग इसे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी जो मैंने हाईलाइट किया, और बाकी जो मैंने बताया उसको इन योर ओन वर्ड्स लिखना है आप लोगों ने, आप लोगों के लिए आसानी होगी। अजम्पशन में यही बताया गया कि L2 में बी लर्न विद द हेल्प ऑफ L1 बट इट इज़ नॉट यूज्ड एज ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही। उसके अलावा एक और पॉइंट बताया गया कि टीचर बैन तो कर सकती है L1 लैंग्वेज को, ये कुछ अजम्पशन है, लेकिन टीचर उनके माइंड से नहीं निकाल सकती। तो एट द एंड यही रियलाइज़ किया गया कि ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसी के जैसा प्रोसेस है, उसी की तरह इसमें भी हम ट्रांसलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर्स बताए गए हैं बाइलिंगुअल मेथड में कि दिस अप्रोच एम टू डेवलप L2 स्पॉन्टेनियसली विद इन अ लेसन साइकिल, ठीक है। अगर हम L1 को ना यूज़ करें इतना ज़्यादा और L2 पर फोकस करें तो हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करके बाइलिंगुअल मेथड भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। प्रिंसिपल बताए गए हैं इसके, कंट्रोल यूज़ ऑफ स्टूडेंट मदर टंग, थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करेंगे मदर टंग के ऊपर, यानी जस्ट टीचर यूज़ करे मदर टंग को ट्रांसलेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को कोई एग्जांपल बताने के लिए, कोई डिफ़िकल्ट थिंग बताने के लिए, तो हम इजीली इस पर भी काबू पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम GTM, जो मैंने आपको बता दिया है, आप जस्ट उसको याद रखें कि GTM से डिफ़र तो है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन में बताया गया है कि स्टिल सिमिलर टू GTM, जैसा कि मैंने बताया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह ही है। उसके बाद डिमांड ऑन टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन बोथ L1 एंड L2, यही इसके फैक्टर्स हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब पोस्ट मेथड एरा में क्या है, द नोशन ऑफ मेथड केम अंडर क्रिटिसिज्म इन द 1990s, ठीक है। यानी कि जो मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सदियों से यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि अंडर क्रिटिसिज्म आए थे 1990s में, ठीक है। अब उसमें बताया गया है कि वही पुराने मेथड्स जो कि सम टाइम क्या होता है लैंग्वेज सम स्पोक ऑफ द डेथ ऑफ मेथड्स, यानी कि मेथड्स की डेथ की भी वजह बना है, ठीक है, जिसके नतीजे में पोस्ट मेथड एरा यूज किया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बताया क्रिटिसिज्म ऑन मेथड्स पर क्या क्रिटिसिज्म है कि मेथड्स टिपिकली प्रिस्क्राइब फॉर टीचर्स, यानी कि ये टिपिकली टीचर्स के लिए होते हैं, ठीक है, और लर्नर का एक तरह से इसमें कोई काम नहीं होता, लर्नर को उन्हें फॉलो करना ही होता है, ठीक है। दे हैव टू फॉलो दीज मेथड्स इवन दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, बट दे स्टिल फॉलो, अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो यही बात बताई गई है कि टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि वो क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं मेथड्स के उनको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ बताया गया गुड टीचिंग इज़ रिगार्डेड एज द करेक्ट यूज़ ऑफ द मेथड, द रोल ऑफ टीचर इज़ मार्जिनलाइज्ड,
मार्जिनलाइज्ड यानी कि टीचर का रोल कोई इसमें ज़्यादा अहम नहीं है, गैर अहम है। उसके बाद लर्नर्स आर आल्सो समटाइम यूज्ड एज द पैसिव रेसिपिएंट, जैसे कि मैंने बताया कि दे हैव टू फॉलो दिस मेथड। उसके अलावा रोल ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर, इसमें भी बताया गया कि मेथड जो वो क्लेम करते हैं कि सोल्यूशन है टीचिंग प्रॉब्लम के लिए इन ऑल सिचुएशन। उसके अलावा क्या होता है, टीचर इग्नोर कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जबकि टीचर्स को उन सारे पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। द नीड फॉर क्यूरिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक ऑफ रिसर्च बेस के इस रिसर्च की ज़रूरत है, जबकि अप्रोच और मेथड आर ऑफन बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द प्रोसेस वेल टू लर्निंग आर फुली अंडरस्टूड। ये सारी वही बातें हैं, मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठ जाऊँगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बियॉन्ड अप्रोचेज एंड द मेथड देयर इज़ नीड टू लर्न, यहाँ पर ज़रूरत है कि उन्हें किस तरह से डिफरेंट अप्रोचेज और मेथड को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। टीचर में डेवलप देयर पर्सनल अप्रोच बाय रियलाइजिंग, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताकर भी जो है वो स्टूडेंट्स को ईजीली कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। बाकी यही है सारा लेसन। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताने की पूरी कोशिश की है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।